Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। तो सी प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज़ में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस। तो दोस्तों फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हों या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फंक्शंस अगर सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है तो क्वेश्चन जो होते हैं वो फंक्शन से डेफिनेटली वहाँ पे होते ही होते हैं। तो फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि मैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। मैं बिल्कुल बेस से इसको डिफ़ाइन करूँगा और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फंक्शंस को। तो फंक्शन क्या है दोस्तों, एक ब्लॉक है स्टेटमेंट का जो कोई परफॉर्म करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या होता है, हमने अभी तक की प्रोग्रामिंग में काफ़ी फंक्शंस यूज़ करे हैं। जैसे हमने एसक्यूआरटी यूज़ किया है या क्लियर स्क्रीन हम यूज़ करते हैं। हम हर प्रोग्राम में रीड करने के लिए स्कैनफ यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पास फंक्शंस ही हैं। तो फंक्शन से दोस्तों हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, हम प्रोग्राम को अपने छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अभी तक हमने प्रोग्राम बनाए, तो सपोज़ हम एरे में प्रोग्राम बना रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, या मैं सपोज़ बाइनरी सर्च बना रहे हैं या लीनियर सर्च बना रहे हैं, या हमें कहीं सॉर्टिंग का या मैक्सिमम फाइंड आउट करने का बनाना है, तो हम उसको एक बार बना सकते हैं और उसको कितनी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फंक्शन से हमारा फ़ायदा क्या होता है, हमें रीयूजेबिलिटी मिलती है अपने जो भी हमने कोड बनाया उसकी। तो इससे नंबर ऑफ़ लाइन्स भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती हैं। बट फंक्शंस को किस तरीके से हम बना सकते हैं या फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, वो समझने के लिए हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास दोस्तों दो तरीके के फंक्शंस होते हैं सी में। स्टैंडर्ड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन जो अब तक हम यूज़ कर रहे थे, जैसे कि हमने प्रिंटफ यूज़ किया, क्लियर स्क्रीन यूज़ किया, एसक्यूआरटी यूज़ किया, या हम प्रिंटफ स्कैनफ भी यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम ऊपर हेडर फाइल्स लगा रहे थे। हमने अपना बेसिक प्रोग्रामिंग की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ें अच्छे से समझी हैं कि क्या हेडर फाइल्स होती हैं और इन सब चीज़ का हम यूज़ क्यों करते हैं। आज हमारा ये अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली में हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो दो तरीके के फंक्शंस में हमने पढ़ा कि स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। तो स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमें बने बनाए मिले हैं, हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेते हैं। लाइक एसक्यूआरटी को दोस्तों हमें नहीं पता वो अंदर किस तरीके से वर्क करता है, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, डायरेक्टली अपना काम करा लेते हैं। अब दोस्तों ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, वो क्या है कि आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। जैसे आपने खूब सारे प्रोग्राम बनाए, मान लीजिए आप पैटर्न प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, या आप मैक्सिमम मिनिमम के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, या कहीं आप सर्चिंग के लिए लीनियर सर्च वगैरह बना रहे हैं। तो दोस्तों बार बार उसको बनाने से अच्छा है कि आप एक बार बना के उसको स्टोर कर दीजिए और उसके बाद जितनी मर्जी टाइम आप उसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वो जो फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है, हम यहाँ पे वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपना खुद का फंक्शन यूज़र कैसे क्रिएट करता है, मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम एक प्रोग्राम समझते हैं थोड़ा, और उस प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शन एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। अभी तक हमने समझा है, बट तब हम फंक्शन के पर्सपेक्टिव से इतना डिटेल में नहीं समझा है, बट अभी एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं छोटा सा कि हमें सम का प्रोग्राम बनाना है। और ये प्रोग्राम हम काफ़ी बार कर भी चुके हैं। तो मान लीजिए हमें रीड करना है, हमने दो नंबर रीड किए, 12 एंड 32 हमने रीड कर लिया। ए प्लस बी की कैलकुलेट होगी वैल्यू और किस में चली जाएगी दोस्तों, सी में, और प्रिंट कर देंगे हम सी को। तो दोस्तों सी का रिजल्ट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट दोस्तों अगर मैं चाहूँ कि सी का प्रोग्राम मुझे, मतलब सम का काम ही करना है हमें, हमने एरे में भी ये काम देखा। मैंने जब प्रोग्रामिंग शुरू की तब भी आपसे ये चीज़ कहा था, कोई भी चीज़ आप एक ही तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप एक ही चीज़ को मल्टीपल तरीके से अचीव कर सकते हैं। हमें सम निकालना है, हम सम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं और यूज़र को उसका कुछ नहीं पता चलेगा। यूज़र सिर्फ दो वैल्यू इनपुट कर रहा है, उसको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम चाहें तो सम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है। सपोज हम सम नाम का, अगर हमारे पास दोस्तों कोई फंक्शन अगर हमारे पास अवेलेबल होता और मैं उसको सम ए कॉमा बी पास करता और वो मुझे सम निकाल के देता, तो इस चीज़ को उस क्या बोलते हैं हम कि हम फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। बट दोस्तों सम नाम का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सी ने हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराई है कि आप चाहें तो आप अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। दोस्तों जैसे हम कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि स्कैनफ, तो हम उसके लिए हेडर फाइल लगाते हैं। अब सपोज अगर मैं हेडर फाइल नहीं लगाऊंगा और इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा दोस्तों, एरर आने वाली है। एरर क्या है कि स्कैनफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप एंड प्रिंटफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप। ये एरर हमारे पास दोस्तों आएगी क्योंकि हमारे पास इनका क्या होना चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए स्कैनफ का और प्रिंटफ का। और सम का भी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सम नाम का फंक्शन बनाया है बट उसको भी बताया नहीं है कंपाइलर को। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ ने एरर क्यों दी है, क्योंकि हमने स्टूडियो को क्या कर दिया था, कमेंट बना दिया था, तो कंपाइलर उसको रीड नहीं कर पा रहा था।
बट अभी अगर मैं इसको प्रोग्राम को अब चलाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, फिर एक एरर आ रही है, और एरर क्या है कि फंक्शन सम शुड हैव ए प्रोटोटाइप, कि फंक्शन सम का क्या होना चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए, क्योंकि आप सम को एज ए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट वो हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आप सम की जगह सपोज हमने यहाँ मैथ डॉट एच लगाई है, हमारे पास एक फंक्शन होता है POW, पावर निकालने के लिए, ए टू की पावर b कैलकुलेट करता है और रिजल्ट किस में दे देगा, सी में दे देगा। तो दोस्तों सपोज हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू दी 2 और बी की वैल्यू दे रहा हूँ मैं सपोज 3। मैं इसको चलाता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। तो सी के अंदर आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कितना आ गया, 2 सी के अंदर स्टोर हो गया और प्रिंट हो जाएगा दोस्तों सी। दोस्तों यहाँ पे POW फंक्शन हमारे पास अवेलेबल था, आप राइट क्लिक करके देख भी सकते हैं अपना फंक्शन। POW मैंने प्रेस किया है, आपको ये फंक्शन दिखा है POW या POWL। यहाँ पे इसका हेडर फाइल क्या है, मैथ.h और complex.h, ये दोनों हेडर फाइल लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और पावर फंक्शन क्या कैलकुलेट करके देता है आपको, ए टू की पावर b। तो दोस्तों जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है, बट राइट क्लिक करके आप सम नाम का क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो सम नाम से कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। बट दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सम नाम का फंक्शन हो, तो उसको बनाने के लिए हमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, ये हम समझते हैं कि अपनी वीडियो के थ्रू किस तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि जैसे हमारे पास हम इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, सपोज हम POW को भी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, मैथ.h को हम कमेंट बना देते हैं, तो हमारे पास फिर इसमें भी एरर आएगी। और एरर क्या है दोस्तों कि POW शुड हैव ए प्रोटोटाइप, कि फंक्शन POW में क्या होना चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो विदाउट प्रोटोटाइप वो इस फंक्शन को रन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यानी हमें सीखना पड़ेगा कि हम प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल होता है तो कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन पे, वहाँ पे वर्क करता है। मतलब कहीं तो POW कैसे वर्क कर रहा है वो चीज़, यानी उसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम इसको वैल्यू दे रहे हैं, वो वहाँ पे जाता है, कैलकुलेशन करता है और हमें लाके रिजल्ट दे देता है दोस्तों। तो कहीं पे इसकी डेफिनेशन भी सेव है। तो दोस्तों हमारी जो हेडर फाइल हमने ऐड कर रखी है, उस हेडर फाइल में इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों जब हम अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा कि हम किस तरीके से उसकी डेफिनेशन देते हैं, किस तरीके से हम उसका प्रोटोटाइप देते हैं, ये हम सीखते हैं इस वीडियो में कि किस फंक्शन अपना बनाने के लिए, यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरीके से फंक्शन काम करता है और इनबिल्ट फंक्शन कैसे काम कर रहे थे, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे समझा कि क्या होता है, ये फंक्शन यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकता है, और क्रिएट करने का तरीका क्या है वो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, वाइवा वगैरह में आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किसी के अंदर एटलीस्ट कितने फंक्शन होने चाहिए मिनिमम। तो दोस्तों कितने फंक्शन होने चाहिए, सी का हर प्रोग्राम आपने देखा कि आप मेन से बनाते हैं, और मेन भी क्या है दोस्तों, एक फंक्शन ही है। कई बार क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लेते हैं कि मेन यूज़र डिफाइंड फंक्शन है कि इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट दोस्तों जो बने बनाए हमें मिलता है, यूज़र डिफाइंड जो यूज़र खुद से लिखता है। और सी में जो है दोस्तों मेन जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि हर मेन की डेफिनेशन यूज़र खुद लिखता है। हम उसके अंदर सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सीरीज प्रिंट कर रहे हैं, या इफ से कुछ बना रहे हैं, तो मतलब क्या है कि मतलब मेन की डेफिनेशन हम हर बार खुद से लिख रहे हैं। तो मेन इज़ ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बट दोस्तों सही टर्म्स में बोलें तो मेन एक सिस्टम डिक्लेयर्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। सिस्टम डिक्लेयर्ड हम इसको क्यों बोलते हैं, जैसे हम फंक्शन अभी पढ़ेंगे और फंक्शन की वर्किंग समझेंगे, तो हमने हमेशा पहले दिन से ये चीज़ सीखी है कि फंक्शन की प्रोग्रामिंग या फंक्शन की कंपाइलेशन जो हमेशा स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, वो होती है दोस्तों आपकी मेन से। तो जब सही प्रोग्राम आपका रन करना शुरू करता है तो वो शुरू कहाँ से करेगा, मेन से। तो इसका मतलब कितने भी हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं, बट हमेशा प्रोग्राम का जो फ्लो डिसाइड करेगा वो मेन करता है। इसलिए एटलीस्ट हमारे पास एक फंक्शन तो अवेलेबल होना ही चाहिए, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेन। तो नीड या यूज़ ऑफ फंक्शन क्या क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, तो एक तो रीयूजेबिलिटी मिलती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम अपना कोड कोई हमने लिखा तो हम उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार हमें दोबारा से नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है, सपोज़ मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, सपोज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी ज़रूरत है, या जैसे मैट्रिक्स में एक केले हैमिल्टन थ्योरम या कुछ हमें निकालना होता है कि फॉर एग्जांपल a³ + 3x - 5x² + i चाहिए हमें, ये मैट्रिक्स के टर्म में है। तो हमें इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए,
वो भी ए क्यूब निकालना है तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर से ए निकालेंगे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत दोस्तों 2 बार पड़ेगी। फिर ऐसे ही हमें सम का प्रोग्राम चाहिए, माइनस का चाहिए, और कई बार परफॉर्म करना है। इसलिए बेहतर है कि हम इन सब चीज़ों के फंक्शन बना लेंगे और जितनी भी बार हमें अपने प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, अपने प्रोग्राम को एक छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उस कोड को चेक करने में भी दोस्तों क्या होती है, आसानी होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे हम बता सकते हैं कि रीडेबिलिटी प्रोग्राम की इंक्रीज हो जाती है। रीडेबिलिटी मतलब आप देख के समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे ये आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है या ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का कोड है, इस तरीके से। तो दोस्तों फंक्शन वर्क कैसे करता है सी प्रोग्रामिंग में, कि हम मान लीजिए कोई फंक्शन को या तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वॉइड फंक्शन का नाम, या यहाँ पे वॉइड क्या है वो अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को लिख रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है, मतलब दोस्तों फंक्शन वर्क क्या कर रहा है। जैसे वॉइड मेन आपने यहाँ पे कॉल किया, जैसे कि अभी हम पी फंक्शन कॉल किया था हमने, तो पी जब वर्क करेगा वो कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे। उसके लिए हमने हेडर फाइल लगा रखी है, बट हम अपना खुद का बनाएंगे तो हम उसको मेन से पहले डिफाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, या मेन के बाहर भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको डिक्लेयर भी किया है, साथ के साथ इसकी डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे बता दी है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप केवल उसकी डिक्लेरेशन कर दीजिए, मतलब उसका प्रोटोटाइप दे दीजिए, और उसके बाद फंक्शन को जैसे आप मेन में या कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन वर्क कैसे करता है दोस्तों, किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, किस तरीके से कॉल करते हैं, कॉलिंग का तरीका क्या होता है, वो सब चीज़ अभी देखते हैं हम और अच्छे से इसको समझते हैं। तो फंक्शन दोस्तों डिफाइन करने के लिए, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन का क्या रिटर्न टाइप है, या जो भी उसका प्रोटोटाइप अभी हम देते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप हम समझते हैं, तो फंक्शन का प्रोटोटाइप ही एक तरीके से ये देना होता है। और बॉडी ऑफ द फंक्शन, बॉडी का मतलब दोस्तों अगर ये सम का प्रोग्राम है तो यहाँ पे सम का वर्किंग लिख दीजिए, अगर ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो फैक्टोरियल की वर्किंग लिख दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का काम लिख दीजिए। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब दोस्तों जो भी फंक्शन काम कर रहा है वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि फंक्शन प्रोटोटाइप हम कैसे लिखते हैं और फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों फंक्शन प्रोटोटाइप में एक तो देते हैं हम रिटर्न टाइप, जैसे देख दोस्तों यहाँ पे हमने क्या दिया, फंक्शन का रिटर्न टाइप दिया कि हमारा फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इंट रिटर्न करेगा तो इंट, फ्लोट करेगा तो फ्लोट, कैरेक्टर कर रहा है तो कैर लिख रहे हैं आप। तो रिटर्न टाइप क्या फंक्शन रिटर्न करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द फंक्शन। तो ये सेकंड चीज़ क्या है, आपको फंक्शन का आपको नाम देना होता है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अंदर आप कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट है, दो है या तीन है। उन आर्ग्यूमेंट्स के सबके हम डेटा टाइप लिखते हैं दोस्तों, कि कौन सा इंट है, कौन फ्लोट है या सारे इंट हैं, जैसा भी है। और उनका ऑर्डर दोस्तों, अगर आपको पहला इंटीजर पास करना है और दूसरा फ्लोट, तो आप इंट कॉमा फ्लोट लिखेंगे, ना कि फ्लोट कॉमा इंट। तो ये है हमारा फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका दोस्तों। तो फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीके का आप सिंटेक्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। सिंटेक्स क्या है दोस्तों, आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट की पूरी लिस्ट होती है। जैसे मैंने इसका एक दो एग्जांपल लिए हैं आपको, जैसे हमने एक फंक्शन बना रहे हैं हम सम, तो फंक्शन का नाम क्या दे दिया दोस्तों मैंने, सम, जो कितनी वैल्यू रिसीव कर रहा है, दो वैल्यू, और दोनों कैसी हैं दोस्तों, इंटीजर टाइप, और ये क्या रिटर्न करता है, इंट। अगर इसको पढ़ने का तरीका भी देखें तो पढ़ते कैसे है दोस्तों, सम इज अ फंक्शन विच विल रिसीव टू आर्ग्यूमेंट्स एंड बोथ आर्ग्यूमेंट्स विल बी ऑफ इंटीजर टाइप एंड इट विल रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। कि दोस्तों सम एक फंक्शन है, दो इंटीजर वैल्यू ये रिसीव करेगा और रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर करेगा। दोस्तों अगर मुझे ऐसा फंक्शन बनाना होता जो 5 नंबर का सम करता और पांचों सपोज इंटीजर हैं, तो आप लिख सकते हैं सम इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। तो उस केस में प्रोटोटाइप किसका बन जाएगा, 5 नंबर के सम का। तो दोस्तों प्रोटोटाइप हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एवरेज के लिए बनाना है, तो और सपोज 3 नंबर का एवरेज हमें चाहिए, तो एवीजे नाम दे दिया हमने उसका, या जो भी नाम हम देना चाहें। जैसे दोस्तों CLR SCR नाम है, तो हमको उसी नाम से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो लाइब्रेरी में हमें फंक्शन बन के मिला है उसका नाम फिक्स्ड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी, हम चाहें तो एवरेज पूरा ले सकते हैं, तो नाम आप खुद दे सकते हैं। और उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर्स में हमने रूल पढ़े थे, वही रूल आप यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। फिर अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट जितने भी आपको चाहिए उन सब का टाइप आप देंगे, तो इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है और रिटर्न टाइप इसकी। अब दोस्तों जैसे मुझे फैक्टोरियल नाम का बनाना था, तो फैक्टोरियल आप चाहें तो यहाँ पे जितने भी आर्गुमेंट्स लेना चाहें उतने ले सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रोटोटाइप दिया हमने, तो इसे कैसे रीड करेंगे, फैक्ट इज ए फंक्शन विच विल रिसीव वन इंटीजर वैल्यू एंड विल रिटर्न वन इंटीजर। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है दोस्तों, तो फैक्टोरियल क्या करता है, केवल एक ही नंबर उसको पास करना होता है। जैसे फैक्टोरियल चाहिए मुझे 5 का, तो 5 का पास करूंगा मैं फैक्ट 5, और मुझे 5 का फैक्टोरियल दोस्तों मिल जाना चाहिए, जैसे SQRT में मिलता है। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं,
कि किस तरीके से हम फंक्शन का प्रोटोटाइप दे सकते हैं। और फंक्शन प्रोटोटाइप देना ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके का फंक्शन बनाना जा रहे हैं कंपाइलर को आपको वही बताना होता है, उसी को क्या बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। तो फंक्शन कॉल क्या होता है दोस्तों, जहां पे हम अपना नाम, सपोज मैंने सम लिखा a, b, तो ये क्या है दोस्तों, फंक्शन कॉलिंग है कि वो जाएगा। जैसे हमने अभी दोस्तों क्या लिख रहे थे, हम POW फंक्शन लिखा, POW लिख के हमने क्या लिखा, a, b, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। वो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा, वहां से कैलकुलेशन करेगा और हमें लाके रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। और वो रिजल्ट हमने स्टोर करा लिया था सी में, और सी को हमने प्रिंट कर लिया था। तो दोस्तों सेम तरीके से हम अपने जो हमने यूजर ने अपने फंक्शन बनाए, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उनको भी चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन कॉल करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। मतलब वैल्यूज से कॉल करना या रेफरेंस से कॉल करना, रेफरेंस मतलब एड्रेस से। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से समझेंगे कि एड्रेस कैसे पास करते हैं और एड्रेस पास करने के लिए क्या वेरिएबल चाहिए। लाइक हम एड्रेस नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, पॉइंटर में करते हैं। तो पॉइंटर के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। बट इससे पहले हम समझेंगे फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन का प्रोग्राम एक इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उसमें खूब सारे चेंजेस करके देखेंगे, जिससे कि हम फंक्शंस में कंफर्टेबल हो जाएं कि किस तरीके से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे पॉइंटर्स किस तरीके से वर्क करता है, और फिर पॉइंटर के थ्रू सेम प्रॉब्लम्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब उसमें अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।